नमस्कार दोस्तों। बीएस गुरु एजुकेशन में एक बार फिर मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ फिर आपके सामने हूँ। चलिए देखते हैं कि आज हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो कृपया फ्रेंड्स सभी लोग ऑनलाइन अपने अपने इस चैनल पर आ जाएं और अपना अपना कॉपी और पेन के साथ। तो कृपया चलते हैं, आइए सभी लोग इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहली न्यूज़ है आज ई गवर्नेंस से। इसे सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि सरकार सेवाएं यानी सरकारी जो सेवाएं हैं, सूचना का आदान प्रदान, विभिन्न स्टैंड अलोन सिस्टम जो होते हैं, सेवाओं का एकीकरण किया जा सके। फ्रेंड्स आप लोग आज देख रहे हैं कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी जो पहले लोग सब्सिडी प्राप्त करते थे वो अब डायरेक्ट लोगों के खाते में आती हैं। जैसे आपने मनरेगा देखा होगा, तो मनरेगा का जो पेमेंट है वो डायरेक्टली अकाउंट में दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आज ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में तेजी यानी सरकारी सेवाओं में सूचना के आदान प्रदान में इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगला ई गवर्नेंस के माध्यम से जैसे कि नागरिकों और व्यवसायों को सुविधाजनक, कुशल, पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और देखते हैं हम लोग कि ई गवर्नेंस में सहभागिता के कुछ प्रकार हो सकते हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे पहला है सरकार से सरकार के लिए। इसमें सरकार के भीतर यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों के बीच एक ही सरकार के विभिन्न शाखाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे G2G कहते हैं। अगला है सरकार से नागरिकों के बीच यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। इनमें नागरिकों के पास एक मंच होता है जिसके माध्यम से वे सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। अगला है सरकार से व्यापार यानी B2 बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू बी बिजनेसमैन। व्यवसायों को दी जाने वाली सरकार की सेवाओं के संबंध में व्यवसाय के साथ व्यवसाय के साथ सरकार के साथ निर्बाध रूप से बातचीत करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से ये ई गवर्नेंस का सब्जेक्ट है जो हम देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं सारी ई गवर्नेंस के माध्यम से हो रही है। तो भारतीय संदर्भ में अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में ई गवर्नेंस पहले शुरू की गई हैं। वर्ष 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस यानी एनईजीपी तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना, दक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर सेवाएं प्रदान करना। गवर्नेंस पहलों को अगर हम देखें सक्षम है किस तरह से, तो जैसे डिजिटल इंडिया, आधार, माई गवर्नमेंट डॉट इन, नए जमाने के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, डिजिटल लॉकर, पे गवर्नमेंट, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, माई गवर्नमेंट डॉट इन एक राष्ट्रीय नागरिक जुड़ाव मंच है जहां लोग विचारों को साझा कर सकते हैं और नीति और शासन के मामलों में शामिल हो सकते हैं। पे गवर्नमेंट सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज सरकार एक नए माध्यम के साथ युवा जनों से लेकर के यानी एक उच्च श्रेणी से लेकर के निम्न श्रेणी तक के लोगों तक एक ई गवर्नेंस के माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रही है। और सरकार अपनी पहलों को सरकार अपनी अपनी जितनी भी पहले हैं इन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़कर तकनीकी के रूप में आज प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो अपने अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके जो हमारे समाज में पिछड़े और वंचित हैं। तो इस प्रकार बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति के विषय में बात करते हैं। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र रखता है। स्टार्टअप की संख्या के अनुसार जहां वर्ष 2010 से 5,000 स्टार्टअप की तुलना में 2020 में 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स की स्थापना हुई। इस स्टार्टअप परितंत्र के अंतर्निहित प्रवर्तकों में स्मार्टफोन हो गया आपका,
इंटरनेट की जो पहुंच है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो गया यानी एपीआई, और एक राष्ट्रीय भुगतान स्टैक से शामिल है। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के बीच भारत में केवल वर्ष 2021 में ही इतनी संख्या में यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी जिनका $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप हैं सामने आए हैं, जितने वर्ष 11 से लेकर 20 की पूरी दशक अवधि में नहीं आए थे। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं जो भारत में स्टार्टअप्स की वास्तविक क्षमता को साकार करने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। यदि हम उनकी बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आधार पर राज्यों की रैंकिंग को देखें तो एक तरीके से एक यह एक विकसित मूल्यांकन उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समर्थन के लिए समग्र रूप से अपने स्टार्टअप को शुरू करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये हम स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली न्यूज़ है इसी स्टार्टअप से लेकर के, तो स्टार्टअप फोरम एससीओ पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जो है यानी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम को समूह रूप में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और सुधारने के लिए अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका जो प्रारंभ है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्टअप्स और युवा विचारों को नए नवाचारों और आविष्कारों को एक साथ आने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना, इसका उद्देश्य स्टार्टअप के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, उत्पादन परीक्षण, बाजार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली योजना है सिफा फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, स्टार्टअप्स इंडिया के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन भी किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे स्टार्टअप्स हैं जो आ रहे हैं। और आज अभी हमने पहली न्यूज़ में हमने ई गवर्नेंस के माध्यम से देखा कि ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो रही हैं। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है भारत का आईएनएस कोच्चि और रूस के जहाज अंतर्राष्ट्रीय पैसेज अभ्यास यानी पैसेक्स में शामिल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है पैसेक्स में शामिल हुए हैं। पूर्व नियोजित समुद्री अभ्यास के विपरीत पैसेज सैन्य अभ्यास अवसर के अनुसार कभी भी आयोजित किया जा सकता है। इससे पूर्व भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने अमेरिकी नौसेना के साथ भी पैसेक्स का आयोजन किया था। भारत के लिए रूस का महत्व यदि देखें तो किस प्रकार है। हिंद महासागर क्षेत्र में बात करें तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के एक संवाद भागीदार के रूप में रूस के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन बनाने और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान प्रयासों पर एक संभावित समुद्री सुरक्षा संरचना सहित भारत के सहयोग के लिए कई सारे अवसर खुल गए हैं। तो इसी में देखते हैं फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ये इधर है हमारा इंडिया है और ये है रसिया, इन दोनों के बीच में, और ये इसका व्लादिवोस्तक रसिया का, और इस तरह से हमारे और रसिया के बीच में ये पैसेक्स नाम का जो है आपका युद्ध अभ्यास हुआ है। तो बढ़ते हैं और आगे इसी में देखते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक पर्यावरण वाणिज्यिक रणनीतिक हित और रूसी आर्कटिक संभवित रूप से भारत के ऊर्जा ऊर्जा के फील्ड में हो जाए, सुरक्षा उद्देश्यों को संबोधित कर सकता है। अगर बात करें हाइड्रोकार्बन्स के रूप में तो रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार जो वर्तमान उत्पादन दरों के तहत लगभग 80 वर्षों तक के लिए पर्याप्त है। सामरिक खनिज के रूप में रूसी आर्कटिक में कोबाल्ट, तांबा, हीरा, सोना, लोहा, निकिल, प्लेटिनम, उच्च मूल्य वाले दुर्लभ तत्व टाइटेनियम, वेनेडियम और जिरकोनियम के विशाल भंडार हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारे भंडार हैं उनको हम कुछ इस तरह से देख पाए कि सामरिक खनिज के रूप में जैसे बात करें आर्कटिक में रूस के निकिल कोबाल्ट उत्पादन का 90%, तांबे का 60% और प्लेटिनम धातुओं का 96 से अधिक का उत्पादन होता है। भारतीय दुर्लभ भू
भंडार हल्के अंशों में अधिक समृद्ध और भारी मात्रा में कम है। सामरिक उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश दुर्लभ भू उत्पाद जैसे पवन टरबाइन तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहन सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा, फाइबर ऑप्टिक संचार, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि बात करें हम रूस की आर्कटिक में, तो दुर्लभ पृथ्वी सामरिक खनिजों में भारत की महत्वपूर्ण कमियों को कम करने में इससे हमें सहयोग मिल सकता है, या उसकी इसको कम करने की हमारी क्षमता है। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है, अभी फ़िलहाल हम लोगों ने मनाया मकर संक्रांति। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो इसमें मकर संक्रांति को कई जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं इसे, और आप बात करें, आगे बात करते हैं, जैसे इधर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, बिहार में आ जाते हैं, तो सबसे बिहार और झारखंड में से मकर संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांत। और अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो इसे खिचड़ी कहते हैं, और अगर असम में कहें इसे तो माघ बिहू कहते हैं इसे, और नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र असम में। इसी प्रकार से ऊपर आ जाएं, इसे अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो इसे बोलते हैं सिसुर संक्रांत, और इसे इधर आ जाएं हरियाणा में तो इसे बोलते हैं माघी या लोहरी, माघी या लोहरी पंजाब और हरियाणा में। अगर हम बात करें उत्तरायण गुजरात में, तो इसको गुजरात और राजस्थान में से उत्तरायण बोलते हैं। मकर संक्रांति महाराष्ट्र और एमपी में, और इस तरह मकर संक्रमण कर्नाटक में, और इस तरह मकरन विलक्कू केरला में। तो इस प्रकार से हमारे देश में मकर संक्रांति या खिचड़ी, ये इस त्यौहार को हर जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं से बिहू के रूप में, तो कहीं भोगल बिहू के रूप में, इस प्रकार से इसे जाना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मकर संक्रांति के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है, क्योंकि यह अपने खगोलीय पथ की परिक्रमा करता है। यह दिन गर्मियों की शुरुआत, यानी आज इस दिन से गर्मियों की शुरुआत और हिंदुओं के लिए 6 महीने की शुभ अवधि प्रतीक होती है, जिसे उत्तरायण यानी सूर्य की उत्तर की ओर गति के रूप में जाना जाता है। उत्तरायण के एक आधिकारिक उत्सव के रूप में गुजरात सरकार द्वारा 1989 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस दिन से जुड़े उत्सवों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, अपने अगली पिछली स्लाइड में देखा था। उत्तर भारतीय हिंदुओं और सिखों द्वारा लोहड़ी के रूप में, मध्य भारत में संक्रांत, असमिया हिंदुओं द्वारा भोगाली बिहू, तमिल और दक्षिण भारतीय हिंदुओं द्वारा पोंगल के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं बिहू की, तो यह तब मनाया जाता है जब असम में वार्षिक फसल होती है। असमिया नए वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने हेतु लोग रोगाली या माघ बिहू मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत उस समय हुई जब घाटी के लोगों ने जमीन जोतना शुरू किया था, और इसे उतना ही पुराना माना जाता है जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी को। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। संगम साहित्य के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। संगम साहित्य में संगम शब्द संस्कृत शब्द का संघ का तमिल रूप पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 अलग कालों में अलग अलग जगहों पर फली फूली। जो संगम साहित्य है, वो संगम सभ्यता है, एक तरीके से 3 जगहों पर और अलग अलग कालों में फली फूली। इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान संकलित किया गया था, और प्रेम एवं युद्ध के विषय के आसपास काव्य प्रारूप में रचा गया था। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों यानी 3 तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया, जिसे मुंचंगम कहा जाता है। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरई में आयोजित किया गया। इस संगम में देवता और महंत संत शामिल थे, और इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। यानी तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, और जिसमें कि पहला था जिनको मुचंगम कहते थे, और पहला
प्रथम संगम जो है मदुरै में आयोजित किया गया। इस संगम में देवता और महंत संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से संगम साहित्य में तीन मुचंगम स्थापित हुए, और जो कि पहला मदुरै में, दूसरा दूसरा संगम जो है कपाटपुरम में, और तीसरा फिर मदुरै में हुआ। और इस प्रकार से ये तीन संगम साहित्य के स्रोत थे। संगम साहित्य जो तीसरे संगम से काफ़ी हद तक समेकित था। ईसाई युग की शुरुआत के आसपास लोगों के जीवन की स्थितियों पर जानकारी देता है, और यह सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियों जैसे सरकार, युद्ध, दान, व्यापार, पूजा आदि के विषय में हमें जानकारी देता है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी फ्रेंड्स संगम साहित्य के विषय में। बात करते हैं टोंग के दक्षिण प्रांत प्रशांत द्वीप में। जो टोंग के दक्षिण प्रशांत द्वीप में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जिसे प्रशांत महासागर के चारों ओर सुनामी लहरें उठ रही हैं। टोंग द्वीप रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका निचला हिस्सा यहाँ आप देखेंगे मैप में देखें तो ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, इधर इधर छोटा इसको करते हैं, ये रहा आपका टोंग, ये वल्कोनम, ये रहा ये। तो ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर बात हो रही है। तो टोंग द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जो कि प्रशांत महासागर के बेसिन को घेरने वाली ऊंची ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों की परिधि है। तो इस प्रकार और जानते हैं इसके विषय में अगली स्लाइड पर। परिचय, यह एक अंडर सी ज्वालामुखी विस्फोट है, यानी ये समुद्र के अंदर का एक ज्वालामुखी है, जिसमें दो छोटे निर्जन द्वीप हुंगा हपाई और हुंगा टोंग शामिल हैं। वर्ष 2009 में और वर्ष 2014-15 घटनाओं के दौरान भी मैग्मा और भाप के गर्म जेट के साथ विस्फोट हुए थे, लेकिन हालिया घटनाओं यानी जनवरी 2022 की तुलना में ये विस्फोट काफी छोटे थे। इस बार का विस्फोट उन बड़े विस्फोटों में से एक है जो प्रत्येक 1000 वर्ष में रिकॉर्ड किया जाता है, और इसके साथ अत्यधिक विस्फोटक होने का एक कारण फ्यूल कूलेंट इंटरैक्शन है। फ्यूल कूलेंट इंटरैक्शन विस्फोट होने का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ पर यह है फ्यूल कूलेंट इंटरैक्शन है। जानते हैं इसका प्रभाव क्या है। विशाल ज्वालामुखी विस्फोट कभी कभी अस्थायी वैश्विक शीतलन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को समताप मंडल में पंप किया जाता है। लेकिन टोंग विस्फोट के मामले में प्रारंभिक उपग्रह माप को संकेत मिलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का केवल 0.01 सेल्सियस वैश्विक औसत शीतलन पर एक छोटा प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी जिसके विषय में हमने पढ़ा। अगली न्यूज़ है और पढ़ते हैं तिरुवल्लुर दिवस। प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2022 को तमिल कवि, अभी हमने संगम साहित्य तमिल के विषय में पढ़ा तो उसी में से ये न्यूज़ है। तिरुवल्लुर दिवस यानी प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2022 को तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुर को उनकी जयंती तिरुवल्लुर दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह पहली बार 17-18 मई को वर्ष 1935 में मनाया गया था। वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है, और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा होता है। तिरुवल्लुर, जिन्हें वल्लूर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे। धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है। सामान्यतः उन्हें तीसरी
चौथी या 8वीं 9वीं शताब्दी का माना जाता है। सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित भी माना जाता है। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे। द्रविड़ समूहों ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुवल्लुवर या कुराल की रचना की गई। उन्होंने तिरुकुरल या कुराल की रचना की थी। वर्ष 2009 में बंगलुरु के पास उलसूर में प्रसिद्ध तमिल कवि की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया और लंदन के रेसल स्क्वायर में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के बाहर भी वल्लूर की एक प्रतिमा लगाई गई है। तिरुवल्लुवर की 133 फुट की प्रतिमा कन्याकुमारी में भी है। अक्टूबर 2002 में तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में तमिलनाडु सरकार द्वारा तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। वर्ष 1976 में वल्लूर कोट्टम नामक एक मंदिर स्मारक चेन्नई में बनाया गया जो एशिया में सबसे बड़े सभागारों में से एक है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चेन्नई के मायलापुर में एक एकमेश्वर मंदिर परिसर में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक मंदिर बनाया गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी इससे प्रोत्साहन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।